स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फ्यूचर में। उम्मीद करता हूँ सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा टर्म 1 का। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा आया था। चलिए हम सॉल्व करते हैं इस पेपर को, सॉल्यूशन के बारे में जानते हैं कि क्या क्या सॉल्यूशन रहने वाले हैं। चलिए, तो स्क्रीन पे आपके आ चुका है पेपर। मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर पे ही सॉल्व कर दूंगा, कुछ के जो सॉल्यूशन थोड़े टफ होंगे, लार्ज होंगे, उनके मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 यानी कि इनने कहा है कि इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, यानी कि इसके फैक्टर करें तो 5 की जो पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी, वो कितनी होगी, इसमें आपसे कहा गया। तो ऑप्शन आपको दिए हुए 3, 4, 5, 6। तो मैंने इसको खोला तो मेरा जो 5 था वो बेटा 5 की पावर 4 बनी, तो मेरा आंसर बी हो जाएगा। और बच्चे ने जो लगाया वो आंसर सही लगाया है। इसी प्रकार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स कट्स द एक्स एक्सिस, यानी कोई एक पॉलिनोमियल ग्राफ है जो एक्स एक्सिस को कट करता है, एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि उसके जीरोस जो मिलने वाले हैं वो एक्स एक्सिस को कट करने वाले ही मिलने वाले हैं। एट 3 पॉइंट एंड टचेस द इट टू अदर पॉइंट द नंबर ऑफ जीरोस, अगर एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा और अदर 2 पॉइंट पे अदर एक्सिस को कट कर रहा है, तो पी ऑफ एक्स यानी एक्स की ही वैल्यू, यानी एक्स की जो वैल्यू होगी वही बिलोंग करेगी उसकी जीरो, एक्स की जो वैल्यू होगी वही इस पॉलिनोमियल को क्या करेगी, जीरो करेगी। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1, 2, 3, 3 जगह कट हो रही है, इसका आंसर मतलब सी हो जाएगा। यानी इसके पी ऑफ एक्स के जो जीरोस होंगे वो कितने होंगे, वो 3 होंगे। यानी सी ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सेटिंग द टू इक्वेशन 32x प्लस का 33y इक्वल टू 34, और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है वो दे रखी है 33x प्लस का 32y इक्वल टू 31। आपको ऑप्शन दे रखे हैं, तो मैंने अगर इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 3 मेथड हैं। तीनों मेथड से हम दो लीनियर इक्वेशन, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना जानते हैं, पर हमें इस क्वेश्चनों को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है। हमें जब ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो हम क्या करते हैं, जो ऑप्शन उनके होते हैं उनको सेटिस्फाई कराते हैं। यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस हमारे इक्वल हो जाते हैं, उसी को हम कह देते हैं कि वही इसके सॉल्यूशन होंगे। तो हम क्या करते हैं, ए ऑप्शन ही यहाँ पुट करके देखते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ किया तो ये माइनस का 32 हो गया, बी किया तो 2 3 6, 2 3 6 हो गया इक्वल टू 34। 6 में से 2 गया 4 बचा, 6 में से 3 गया 6 में से 2 गया 4 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, यानी 34 इक्वल टू 34। यानी पहली इक्वेशन में पहला ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया। इसी तरीके से हम दूसरे में करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस का 33 हो जाएगा, डायरेक्ट -1 इंटू -33 हो जाएगा। और यहाँ पे करेंगे तो प्लस के कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2 2 जा 4 और 2 3 6 इक्वल टू 31 लेके आना है। ठीक है, ये माइनस का होगा तो 4 में से 3 गया 1 बचा, 6 में से 3 गया 3 बचा, 31 इक्वल टू 31। यानी ऑप्शन हमारा जो पहला होगा वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगले ऑप्शन हम चेक ही नहीं करेंगे। तो जिन्होंने पहला ऑप्शन लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर 3 वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी देन द वैल्यू ऑफ पे। इन्हें कहा है कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की वर्टेक्स है, तो इसको मैं आपको समझाना चाहूंगा क्वेश्चन को। चलिए, तो मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया एबीसी, और इसमें बतानी है कि आपको के की वैल्यू क्या है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की आप भी प्रॉपर्टी जानते हो कि जिस इक्विलेटरी जो साइड्स होती हैं वो सारी की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि ए बी दूरी जो होगी मेरी, वो ए बी दूरी जो होगी वो बी सी दूरी के बराबर होगी। ठीक है, ए बी दूरी बी सी दूरी के बराबर होगी। तो मैं क्या करूंगा, दोनों दूरी निकालूंगा डिस्टेंस फार्मूला से। तो मैं इनको सॉल्व करता हूँ डिस्टेंस फार्मूला से। तो ए बी कैसे निकलेगा, 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, प्लस √3 में 0 गया √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए अंडर रूट में इक्वल टू 3 में से 3 गया 0 का स्क्वायर, बी सी दूरी, सॉरी 3 में से 0 गया, बी सी करना है तो 3 में से कोई सी भी कर लो, दिक्कत कोई नहीं। 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, और प्लस के में से 0 गया के का स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर इक्वल की इस तरफ उस तरफ रूट होता है, सेम वैल्यू होती है, कट जाती है, तो बचा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और प्लस का के स्क्वायर। ठीक है, तो 9 से 9 कट गया, तो के स्क्वायर की वैल्यू जो रही बेटा वो 3 रही। तो के की वैल्यू जो आ जाएगी वो प्लस माइनस का √3 हो जाएगी। के की वैल्यू आपकी क्या आने वाली है, प्लस माइनस का √3। तो ऑप्शन में प्लस की नहीं है तो माइनस की √3 वैल्यू हो जाएगी, यानी ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन फिगर डी ई पैरेलल वी सी ए डी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर वी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर देन द ट्रायंगल ए बी सी आर देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी इज इक्वल टू। आपको बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी का रेशियो एरिया का और ए डी वी का रेशियो आपका क्या होगा। अगर दो ट्रायंगल अगर हम सिमिलर प्रूव कर लेते हैं तो चलिए हम इसको सिमिलर करते हैं। तो हमें पता है कि डी ई जो पैरेलल है वो बी सी है,
तो हम देखते हैं इन ट्रायंगल ADE और इन ट्रायंगल ABC। हमने दो ट्रायंगल में देखा, एक इस वाले ट्रायंगल में देखा और इस पूरे वाले ट्रायंगल में देखा कि एंगल V और एंगल D आपके इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। और आपने देखा कि एंगल A दोनों एंगलों में कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ए रूल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों सिमिलर हैं, क्योंकि इनमें दो एंगल आपके इक्वल हैं। क्योंकि दो ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा एंगल भी अपने आप इक्वल हो जाता है, क्योंकि तीनों एंगलों का सम 180 होता है। क्योंकि वो दोनों इक्वल हैं तो कहीं ना कहीं तीसरा एंगल भी इक्वल आना है। तो हम ए रूल बोल रहे हैं, ट्रिपल ए वाला रूल भी बोल सकते हैं कि हमारे उससे ये ट्रायंगल सिमिलर साबित होंगे। तो हमें बताना है कि अगर ये ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। तो इनका एरिया क्या आ जाएगा, इनका एरिया आ जाएगा कि इनका ये साइड AD है और इसकी साइड DV है। तो हो जाएगा, किसका पूछा, आपको पूछा ट्रायंगल ABC, तो ABC तो AV जो हो जाएगा AV का स्क्वायर अपॉन में AD का स्क्वायर। तो जो हो जाएगा AV कितना 3 2 5 का स्क्वायर और AD कितना 2 का स्क्वायर, तो 5 का 25 स्क्वायर 4। तो जो 25:4 आ जाएगा, यानी D ऑप्शन जिन बच्चों ने लगाया होगा उनका ये आंसर बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इफ cot थीटा इक्वल टू 1/√3, cot थीटा की वैल्यू दे रखी है 1/√3, देन द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा प्लस का cosec स्क्वायर थीटा। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप क्या किया करो, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लिया करो। थीटा की वैल्यू निकालने के बाद सीधी यहाँ पुट कर दिया करो, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आपको पता है कि cot थीटा इक्वल टू दे रखा है 1/√3। किस एंगल की वैल्यू 1/√3 होती है, वो cos 60 की होती है। यानी cot थीटा इक्वल टू हो गया cos 60। तो cot 60, cot से cot कट गया, यानी थीटा की वैल्यू 60, हाँ या ना। थीटा की वैल्यू 60 होगी, पुट कर दो यहाँ पे, यानी sec 60 प्लस का cosec 60 की वैल्यू आपकी क्या होगी। तो एक बार फिर देखते हैं, हमने sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है sin 60 की होती है √3/2, तो इसकी उल्टी हो जाएगी 2 अपॉन में √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस जो हो जाएगा 4 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो 3 चौक 12 4 16/3, और 16/3 ऑप्शन में नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पंजे 15 5 1/3, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो D हो जाएगा। जिन बच्चों ने D ऑप्शन लगाया होगा उनका बिल्कुल ऑप्शन जो है सही गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल वेयर द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 मीटर देन इज। यानी कि आपको बताना है कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के क्वाड्रेंट का मतलब सर्कल का एरिया निकालो, उसमें 1/4 का मल्टीप्लाई कर दो। कब? जब उसका सर्कमफ्रेंस आपको 176 मीटर दे रखा हो। तो मैं इसको यही सॉल्व करूंगा, यानी कि हमें 2πr इक्वल टू दे रखा है, कितना दे रखा है 176। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालेंगे, तो πr इक्वल टू हो गया 2 से इसको डिवाइड देंगे तो हमारा ये चला जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 1 बचा 2 8 जा 16। तो r इक्वल टू πr इक्वल टू आ गया 88। तो r की वैल्यू आ जाएगी वो 88 अपॉन में 22/7, जो ऊपर पहुंच जाएगा तो जो हो जाएगा 88। तो r इक्वल टू वैल्यू जो आ गई वो आ गई हमारी 88 अपॉन में 22 इंटू 7। तो 11 2 या 22, 11 8 जा 88, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो r की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 14 सेंटीमीटर, हाँ या ना। r की वैल्यू हमने 14 सेंटीमीटर निकाल ली। अब इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया होगा πr स्क्वायर, और क्वाड्रेंट का लगाना तो 1/4, तो 1/4 इंटू पाई, आर की स्क्वायर की वैल्यू 4 इंटू 4, 14 इंटू 14। तो हम पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो हो जाएगा 1/4 22/7 इंटू 14 इंटू 14। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4, 11 2 जा 22, मैं काट रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। तो हमारा आंसर क्या आया, आंसर आया हमारा ऊपर बचा 11 इंटू 2 इंटू 7, तो 77 इंटू 2। तो हम बोल सकते हैं 2 7 जा 14 की 4 कैरी लगी 1, 2 7 जा 14 एक 15, 2 7 जा 14 एक 15। माफ करना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई यहाँ पर। आपका जो बचेगा 2 4 जा 8 बचा, यहाँ पर गलती हो गई थी। तो यहाँ आपकी डायमीटर जो होगी वो 28 मीटर आएगी, 28 मीटर आएगी। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि आपको ये एरिया लगाना था 1/4 πr स्क्वायर, जहाँ पर r की वैल्यू हमने 28 निकाली इसको सॉल्व करके, ठीक है। तो 28 हमने निकाल ली, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो जो जाएगा 1/4 पाई की वैल्यू 22/7,
आर की वैल्यू 28 इंटू 28, 7 × 7 4 28, 4 से 4 कट गया तो बचा 22 इंटू 28। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 22 तो 2 8 से 66 कैरी लगी 1, 2 2 या 4 1 5 यानी 6 5 फिर से आएगा, यानी 6 6 5 11 1 12 6 5 11 के 1 कहाँ से लगे 5 1 6 616 यानी 616 मीटर उसका जो होगा उसका एरिया होगा 1/4, यानी ऑप्शन जिसका सी लगा होगा बच्चों का उनने वो बिल्कुल सही किया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमें देख रखा है फॉर एन इवेंट ई पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ नॉट ई, यानी किसी इवेंट के होने ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा होती है 1, यानी इसका रिजल्ट हो गया हमारा 1। ठीक है, इक्वल टू हमने क्या कर लिया 1 कर लिया, तो इसके इक्वल टू एक्स दे रखा तो सीधी सीधी एक्स इक्वल टू हमारा 1 है, तो देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस 1 वो एक्स क्यू माइनस 3, तो 1 का क्यू 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। ये ऑप्शन जिनने ऑप्शन ए लगाया होगा -2 उनका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ गर्ल कैन वॉक 95 मीटर एंड 171 मीटर इन एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ। हाँ, तो आपसे पूछा ग्रेटेस्ट मीन्स HCF, तो आपको 95 और 171 का आपको SCF निकालना है। क्या निकालना है HCF। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। 95 के फैक्टर करूंगा, 95 के फैक्टर करूंगा तो लास्ट में 5 है, 9 5 14 3 से नहीं कटेगा, 5 से काटूंगा तो 5 बन जा 5, कितना बचा 5 9 जा 45, 19 बन जा 19, और फिर मैंने किसके फैक्टर किया, यानी इसके 95 के फैक्टर आए वो मेरे 5 इंटू 19 आए। इसी प्रकार मैं किसके फैक्टर करूंगा 171 के करूंगा, तो 7 1 8 1 9 3 से कट जाएगा, 3 पंजे 15 2 बचे 3 निम 3 पंजे 15 2 बचे 3 निम 27, 3 से फिर कट जाएगा आपका 3 9 5 14 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से फिर कट जाएगा आपका 7 5 12 3 से कटेगा, 3 1 3 और 3 निम 27 और 19 1 19, तो हमारे 171 के भी जो फैक्टर आए वो 3 इंटू 3 इंटू 19, तो इसमें कॉमन क्या आया SCF आया 19, तो 19 हो जाएगा। जिन्होंने आंसर बी लगाया होगा 19 यानी 19 मीटर पर मिनट जो होगा इनका ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड होगी इस बच्ची की। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स शोन द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स के लिए पूछा है, यानी एक्स एक्सिस को कट करना चाहिए, यानी एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है 1 2 3 बार कट किया, यानी सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 11 आपसे बोल रहा है 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल द इक्वेशन ऑफ द वन ऑफ द लाइन्स 3x, यानी कि 2 लाइन पैरेलल है, यानी कि लाइन 1 लाइन 2 जब पैरेलल होती है तो उसकी कंडीशन क्या होती है, दोनों लाइन जब आपकी पैरेलल होती है तो इनकी कंडीशन होती है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2, ये आपकी कंडीशन होती है। तो यहाँ से आपको A1 की वैल्यू दे रखी है 3 और B1 की वैल्यू दे रखी है आपको 2 और C1 की वैल्यू दे रखी है आपको -5। तो आपको क्या करना है इस कंडीशन में वेरीफाइड कराना है जहाँ पर A1/A2 इक्वल टू B1/B2 तो बट C1 आपका C2 आपका इक्वल ना हो। तो मैं क्या करता हूँ इसको एक एक बार चेक कर रहा हूँ। तो मैंने क्या किया A1/A2 यानी कि 3/9 यानी कि 3 और B1 यानी कि ये माइनस का, तो A1/A2 इक्वल नहीं है तो पहला चेक नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये दूसरा आपका देखेंगे बी ऑप्शन। देखो बी आपका 3 अपॉन रखेंगे तो जो आपका 3 अपॉन में 12 यानी 3 बन जा 3 3 4 जा 12 यानी माइनस के 1/4, फिर रखेंगे 2 अपॉन में 8 यानी कि जो हो जाएगा 2 अपॉन में 8, 2 अपॉन में 8 रखा तो 2 बन जा 2 2 4 जा 8 यानी इक्वल टू माइनस के 1/4। फिर हमने रखा नेक्स्ट यानी कि नेक्स्ट रखा माइनस के 5 अपॉन में 7, तो जो हो जाएगा प्लस का, यानी कि ये आपके इक्वल नहीं है तो ये भी नहीं होगा। तीसरा देखो यानी इसी तीसरा वैल्यू कंपेयरिंग कर ले रहे हैं, यानी A2 की वैल्यू है -12 और B1 की वैल्यू है आपका 8 और C1 की वैल्यू है आपका 7 माइनस का। तो कंपेरिजन करते हैं A1/A2 यानी 3 अपॉन माइनस का 12 इक्वल टू 2 अपॉन में माइनस के 2 अपॉन में 8 और C1 यानी माइनस के 5 अपॉन में -7, माइनस से माइनस कट गया 3 बन जा 3 3 4 जा 12 यानी 1/4 माइनस का इक्वल टू माइनस के 1/4 नॉट इक्वल टू 5/7। तो आपका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD देन द ऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स ऑफ D। तो आपको बताना है कि 4th वर्टेक्स के ऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी कि 4th वर्टेक्स के पॉइंट क्या होंगे। चलिए बताते हैं। पैरेललोग्राम में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मान लो ये आपका पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं। ये हमने पैरेललोग्राम बना लिया, ये आपका ABCD
ABCD पैरेललोग्राम है। एक के पॉइंट है 1,4, बी के पॉइंट है -2,3 और सी के पॉइंट है 5,8 और डी के जो पॉइंट हैं, डी का जो पॉइंट है वो डी के पॉइंट हैं आपके x1 y1। अब हमें पता है कि जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होती हैं D1 और D2 एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। बाइसेक्ट का मतलब इन दोनों के जो मिड पॉइंट होंगे वो बराबर होंगे, यानी इस वाली डायगोनल का मिड पॉइंट इस वाली डायगोनल के मिड पॉइंट के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि DV के जो मिड पॉइंट होंगे, DV के मिड पॉइंट जो होंगे वो बराबर होंगे AC के मिड पॉइंट के। ठीक है, AC के मिड पॉइंट के। तो हम क्या करेंगे, AC के मिड पॉइंट निकालते हैं। तो AC के मिड पॉइंट क्या होंगे, AC के मिड पॉइंट होंगे 5 और 1 6, 5 और 6 यानी 3 AC के मिड A1 अपॉन यानी 5 और 1 6 बट्टे आधे और 8 4 12, 12 के आधे 3,6 यानी AC के मिड पॉइंट 3,6 होंगे। तो इसके मिड पॉइंट होंगे -2 + XY2 = बेटा 3 और इसके मिड पॉइंट क्या होंगे +3 और प्लस का y1 बट्टे 2 = 6। अब यहाँ से आपको x और y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो -+2x = 6, तो x = जो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 8 आएगा, जो उधर जाएगा 3 + y1 = 12, तो y1 की वैल्यू कितनी आई, उधर जाएगा -9। तो आपके इसके पॉइंट होंगे वो 8,9 होंगे। तो 8,9 आपका ऑप्शन हो जाएगा। यानी 3 वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD द ऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टेक्स ऑफ D और 8,9 यहाँ पे आपके 8,9 आ रहे हैं ऑर्डिनेट ऑफ डी के। तो यहाँ पर वर्टेक्स जो आएंगे वो 4th वर्टेक्स के कहीं ना कहीं 2 वर्टेक्स होंगे, तो ऑप्शन कहीं ना कहीं गलत हो गया है। तो आपका 8,9 अगर हम यहाँ कर देंगे तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF एंगल F = एंगल C है, एंगल V = एंगल E है और AV = 1/2 DE है। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर दो एंगल सेम हो जाते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, अब AV जो है 1/2 DE है, यानी कि वो ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर जो इसकी आधी है तो वो कॉन्ग्रेंट तो नहीं होंगे। कॉन्ग्रेंट के लिए आपको सारी साइड सारे एंगल सब कुछ इक्वल चाहिए। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट बट नॉट सिमिलर, कॉन्ग्रेंट होंगे बट सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रेंट होंगे बट सिमिलर नहीं होंगे, सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे, नाइदर कॉन्ग्रेंट नॉट सिमिलर, तो ये तो होगा ही नहीं, कॉन्ग्रेंट तो होंगे ही नहीं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट एज वेल एज सिमिलर, ये कॉन्ग्रेंट तो होगा नहीं, तो बस सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रेंट, यानी जिन्होंने बी ऑप्शन लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल V sin A = 7/25 देन द वैल्यू ऑफ cos C। तो हम क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं साइड में। तो हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम ABC और जो हमारा 90 डिग्री है। तो साइन ए होता क्या, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाली, यानी परपेंडिकुलर जो होता है जो उसके साइड में होता है 90 डिग्री से जो साइड में होता है, यानी 7 दे रखा है और अपोजिट साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, 25 आपको दे रखा है। तो हम बेस निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे। उससे पहले हमें जो पूछा है वो देख लें। हमसे पूछा cos C, cos C होता है बेस अपॉन में बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। हमसे पूछा है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इसका एंगल सी का बेस, एंगल सी का बेस तो यही होगा क्योंकि जिस पे करा, क्योंकि सामने वाला तो परपेंडिकुलर होता है, तो इसको हम निकाल लेंगे। यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, h² माइनस का p² = b², तो b की वैल्यू आ गई 24, यानी इसका जो बेस होगा वो कितना होगा 24। cos c क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos c का बेस क्या है, c का बेस है आपका ये 24, तो 24 और हाइपोटेनियस क्या, हाइपोटेनियस सेम रहती है, कोई सा भी एंगल ले लो, एंड 24/25, यानी कि इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा। ये वाला ऑप्शन इन्होंने गलत किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन कह रहा है द मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक इज 84 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कोई मिनट एंड है, यानी मान लो मिनट जो हैंड होती है कहीं ना कहीं वॉच होती है वो सर्कुलर होती है और जो होती है वो सेंटर पे होती है, यानी इसकी जो लंबाई दे रखी है वो दे रखी है 84 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि आपको रेडियस पता है 84 सेंटीमीटर, हाँ या ना। एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप, और उसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की ऑफ ए मिनट हैंड 10 AM to 25 AM, यानी कि मान लो आपकी जो मिनट हैंड थी ये आपके 10 AM है, तो कहीं ना कहीं आपका जे आ गया। मान लो एक लेट सपोज कर लो, यानी कि आपको कहीं ना कहीं एक सेक्टर का एरिया बताना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, θ/360 पाई आर डिस्टेंस कवर, यानी सरकमफ्रेंस कवर करेगी, यानी 2 पाई आर। आर आपके पास पता, अब थीटा निकालना है।
तो आपको पता है कि ये इतना चल गया, अब कितनी मिनट चला, यानी 10 से 10:25 पहुंच गया, यानी कहीं ना कहीं 15 मिनट ये चल गया। तो आपको एक फॉर्मूला पता है कि 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री होता है, क्योंकि टोटल डिग्री होती है 360। 360 से अगर आप 360 से 60 को डिवाइड कर दोगे, 360 को आप 60 से डिवाइड कर दोगे, 0 से 0 6 6 36, यानी 1 मिनट में आपकी 6 डिग्री निकलती है। तो 15 मिनट में कितनी डिग्री निकलेगी, 15 × 6 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि आपका जो एंगल चला वो कितना चला, 90 डिग्री। तो 90/360 इंटू 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू आप लगा दोगे, कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू आपको दे रखी है 84। 0 से 0 कटी, 9 × 2 9 × 36, तो 4 2 × 2 2 2 4, तो आपका क्या बचा यहाँ देखो 1/2 इंटू 22/7 इंटू 84, 7 1 जा 7, 12 बार में ये कट जाएगा, 7 1 जा 7, कितने बचे 6 बचे, 7 1 जा 7 1 बचा, 7 2 जा 14, तो आपका क्या बचा 2 1 जा 2 2 11 जा, तो बचा 11 इंटू 12, तो 11 2 जा 22 की 2 कैरी लगी 1, 11 1 जा 11 और 1 13, तो 132 सेंटीमीटर चल जाएगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। जिन्होंने सी लगाया उनका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 16, कह रहा है द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड ऑफ ए पैक, द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन कार्ड ऑफ ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज नाइदर एन एस नॉर एन स्पेड, यानी कि आपके पास टोटल 52 पत्ते हैं, तो उनमें से बताना है कि ना तो वो एस हो और ना ही वो स्पेड हो, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एस कितने होते हैं, 4 होते हैं, और स्पेड कितने होते हैं, 13 होते हैं, तो टोटल पत्ते कितने हो गए 17। तो हमें 17 पत्तों की प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है, तो हम क्या करें, इनके होने की प्रोबेबिलिटी निकाल ले रहे, 1 में से माइनस कर देंगे तो ना होने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो जो है 17/52, अब हमें इनके ना होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, तो 1 माइनस का 17/52, तो जो हो जाएगा 52 माइनस 17/52, तो इसको सॉल्व करके आएगा 12 में से 7 गए 5 बचे, यहाँ से यहाँ चला गया 4 4 में से गए 3, 35/52, तो आपका 35/52 यानी कि ऑप्शन जो होगा बी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चन मैंने काफ़ी कराए थे। 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग 3 देयर अलार्म्स टू रेगुलरली इंटरवल, यानी 3 अलार्म्स क्लॉक्स है जो अपना अलार्म बजाते हैं, वो रेगुलरली बजाते हैं, 20 मिनट बाद, 25 मिनट बाद और 30 मिनट बाद। इफ फर्स्ट स्टेप वीक 12 नून, आ रही वो पहले एक साथ बजाते हैं 12 बजे, तो बताइए व्हाट विल बी द वीप ऑफ अगेन फर्स्ट टाइम। तो मैंने कहा था अगेन वो दोबारा कब बजाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका निकालना है क्या, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 20 का 25 का और 30 का मल्टीपल निकालना था, तो मल्टीपल निकाल लीजिए। ये आपका कट जाएगा लगभग 5 से कट जाएंगे, 5 चौक 20, 55 25, 5 6 30, फिर आपका 2 से कट जाएगा, 2 दून 4, 5 2 3 6, अब एक बार 2 से कटेगा, एक बार 5 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो आपके टोटल फैक्टर आ गए 5 × 2 × 2 × 5 5 5 2 2 × 3, ये आपके फैक्टर आ गए। तो ये टोटल कितने हो गए, जो हो गए 5 2 जा 10 × 5 2 जा 10 × 3, यानी कि 300। 300 में कितनी मिनट होती हैं, तो आप क्या करोगे 300 को डिवाइड कर दोगे 16, तो 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, यानी कि लगभग 5 घंटे बाद आपस में मिलेंगे, तो 12 में 5 जोड़ेंगे तो नून में था, यानी पीएम में पहुंच जाएगा, यानी 5 बजे। कहीं ना कहीं सी ऑप्शन आपका मिल जाएगा, सी ऑप्शन मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18, कह रहे हैं क्या कह रहे हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द प्रोडक्ट एंड द सम ऑफ हु जीरोस 5, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5 और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा बीटा दे रखा 8। तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा x और प्लस का अल्फा बीटा, तो रख दो x² माइनस अल्फा बीटा कितना दे रखा है 5x और अल्फा बीटा प्लस 8, यानी x² माइनस 5x प्लस 8, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा, के इज द कोई भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है पॉइंट ए बी और ए पी पॉइंट है जो एक किसी सर्कल पर है जिसका सेंटर ओ है। मान लो कोई भी ये सर्कल है आपका जिसका सेंटर ओ है, तो सेंटर से सारे पॉइंट जो होते हैं उनकी दूरी बराबर होती है, ये बात आपको पता है। तो सेंटर जो है वो 2, माइनस का 3y है, ठीक है। ए मान लो ये ए पॉइंट है जो आपका बी पॉइंट, ए पॉइंट है माइनस का 1, y और बी पॉइंट है 5, 7।
तो आपको पता है कि अगर सेंटर पे तो ए ओ दूरी, मान लो ए ओ दूरी बराबर होगा बी ओ दूरी, तो आप इन दूरियों को इक्वल करके हम निकाल सकते हो किसकी वैल्यू, हाँ निकाल सकते हो बाई की वैल्यू। तो चलिए निकालते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम इस पेज पे सॉल्व करते हैं। यानी कि ए ओ बराबर होगा ओ बी। अब तो चलो ए ओ कैसे निकलेगा, यानी ए ओ निकलेगा -1, y पॉइंट और जो कौन सा 2, -3 y पॉइंट, और इक्वल टू होगा, मैं अभी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा इसमें, इक्वल टू होगा ओ बी, ए ओ बी ओ कर लो एक बात है, तो बी के पॉइंट 2, -3y एक ही होगा, प्लस माइनस कुछ भी कर लो, और जो हो जाएगा 5, 7। ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो जो हो जाएगा 2 - 1, यानी देखो स्क्वायरिंग करेगा, यानी कि इनका स्क्वायर तो रूट से रूट तो वैसे ही कट जाएगा, तो रूट में वैसे ही खत्म करके चल रहा हूँ। तो इनको सॉल्व करिए, यानी 2 में से -1 जाएगा, 2 में से -1 जाएगा, प्लस का 1 यानी 3 का स्क्वायर, प्लस माइनस का 3y माइनस का y यानी माइनस का 4y का स्क्वायर, इक्वल टू क्या होगा 5 - 2 यानी 3 का स्क्वायर, और 7 में से जो माइनस जाएगा तो माइनस माइनस 7 जो प्लस का हो जाएगा, तो जो हो जाएगा प्लस का 7 प्लस का 3y का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिए, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर, इक्वल टू जो हो जाएगा 9, ये आपका 9 हो जाएगा, ये आपका 9 हो जाएगा, और प्लस का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 49 प्लस का 9y स्क्वायर, और प्लस का 2ab, 2 7 जा 40 और 14 3 जा 42y। ठीक है, 9 से 9 आपके कट गए, जे अदर आएगा तो 16y स्क्वायर माइनस का 9y स्क्वायर माइनस का 42y इक्वल टू 0। ठीक है, तो 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर गए, और प्लस के सॉरी ये 49 होते तो ये माइनस के 49 और हो जाएंगे, ये और लिख लो इक्वल टू 0। तो 16y स्क्वायर में से 9y स्क्वायर गए तो 7y स्क्वायर माइनस के 42y माइनस के 49 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम 7 कॉमन लेंगे तो y स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर माइनस के 6y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन जो बन के आई वो आई y स्क्वायर माइनस के 6y माइनस के 7 इक्वल टू 0। 7 के फैक्टर करो, माइनस करने पे 6 बन जाए, तो 7 बन जाए 7, 7 - 1 6, यानी फैक्टर बन जाएंगे y स्क्वायर माइनस 7y प्लस का 6 प्लस का y और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे, y जब हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या y - 7, और यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो बचेगा y - 7 इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर बन गया y + 1 और एक फैक्टर बन गया y - 7, और इनका प्रोडक्ट है 0। दो नंबरों का प्रोडक्ट 0 होता है, इसका मतलब इन दोनों नंबरों में से एक नंबर कोई 0 है। तो हम क्या करेंगे, y + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1, और उसको रखेंगे तो प्लस का 7, तो y की वैल्यू जो आएगी -1, 7। तो -1, 7 देखो, -1 और 7, तो आपका ऑप्शन जो होगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। गिवन दैट sec थीटा इक्वल टू √2, देन द वैल्यू ऑफ 1 प्लस का tan थीटा अपॉन में sin थीटा। sec थीटा आपको √2 दे रखा है, तो आपको वैल्यू बतानी है कि 1 प्लस के tan थीटा अपॉन में sin थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी आपको वैल्यू बतानी है, तो आपको sec थीटा √2 दे रखा है, तो यानी कि जो आपको 1 अपॉन cos थीटा दे रखा है, यानी कि cos थीटा अगर मैं इसको लिखूँ तो sec थीटा को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में sec थीटा, 1 अपॉन में sec थीटा क्या होगा cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 1/√2, 1/√2 इक्वल टू cos थीटा, यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि cos थीटा की वैल्यू हो गई 1/√2। cos क्या होता है b अपॉन हाइपोटेनियस, b अपॉन हाइपोटेनियस। अब मुझे क्या tan की चाहिए p, तो p निकाल लूंगा, p क्या होगा h स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। h की वैल्यू √2 -1 इक्वल टू p स्क्वायर, तो p की वैल्यू कहीं ना कहीं बन आ गई, p की वैल्यू बना गई, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। 1 प्लस tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और sin थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं इनको सॉल्व कर रहा हूँ 1 प्लस, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो p की वैल्यू हमें बंधी हुई है, b की वैल्यू हमने निकाल ली है, वो भी हमारी b की वैल्यू भी 1 है, बट्टे में 1 अपॉन में h की वैल्यू हमें कितनी दे रखी थी √2 दे रखी थी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन में 1/√2, 1/√2, तो ये हमारा ये हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 2 अपॉन में √2। तो 2 को हम लिख सकते हैं, जिस जाहिर सी बात है ऊपर पहुंच जाएगा, इसको नहीं लिख सकते, तो जो हो जाएगा 2√2, यानी ऑप्शन जो हमारा होगा ए हो जाएगा 2√2, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 1 2 5 1 9 3 7 7 एंड दिस लीव्स रिमाइंडर, यानी कि आपको इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, इसको रिमाइंडर करें तो रिमाइंडर 2 बचना चाहिए, इसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। तो इनमें से 1 1 माइनस कर दीजिए, तो 5 1 में से 1 गया 0, तो 5 2 1 यानी वो नंबर ये होगा। इसमें से 2 घटाएंगे तो 7 में से 5 गया 7 और 2 गया 5 7 3 9 यानी वो नंबर ये होगा। और 8 में से 3 गया तो आपका 5 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, और 2 में 2 6 5 1 यानी वो नंबर आपके ये हैं। तो अब क्या करना है, द ग्रेटेस्ट नंबर यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो आपको इनके एचसीएफ निकालने हैं। तो देखो इनके एचसीएफ जो होगा, ये नंबर जिससे डिवाइड हो जाएंगे तो वही इनके एचसीएफ होगा। तो करके देख लेना, 625 से जो कट जाएंगे तो इसका आंसर जो होगा वो 625 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इसको एचसीएफ निकालना आपको आता होगा तो वो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कभी भी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में नहीं होती है और 1 से अधिक नहीं होती है। 0.01 कहीं ना कहीं 0 और 1 के इंटरवल के बीच में, 3% भी 0 और 1 के इंटरवल के बीच में, क्योंकि 3 को डिवाइड करेंगे 3/100 0 पॉइंट समथिंग आएगा 0.03। 16/7 कहीं ना कहीं 0 1 के बीच में, और 17/7 कहीं ना कहीं 1 से अधिक है। तो आपका डी आपकी किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, द डायमीटर ऑफ ए कार व्हील इज 42 सेंटीमीटर, यानी किसी की कार डायमीटर ऑफ ए कार है वो 42 सेंटीमीटर की। द नंबर ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट विल मेक इन मूविंग 132 किलोमीटर, तो इसके कितने किलोमीटर ये करेगा। तो हमें पता है कि जो व्हील का जो पहिया होगा वो पूरा का पूरा 1 राउंड लगाएगा, 1 राउंड का लगाएगा 2 पाई आर। तो आपको डायमीटर दे रखी है तो पाई आर होता है पाई डी, यानी कि आपको डायमीटर कितना दे रखा है, आपको इसका सर्कमफ्रेंस निकलेगा 22/7 इंटू 42, 7 बन जा 7 7 6 जा 42, यानी इसका निकला 6 दूनी 12 की 2 हासिल लगी 1 6 दूनी 12 13 132, आपका 132 सेंटीमीटर क्या निकला, इसका सर्कमफ्रेंस निकला। अगर इसके डिस्टेंस को अगर सर्कमफ्रेंस से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आपके निकल आएंगे। तो डिस्टेंस देखो किलोमीटर में और हमारा ये सेंटीमीटर में सर्कमफ्रेंस, तो इसको हम सेंटीमीटर में बनाएंगे। तो 132 का मल्टीप्लाई 1000 से किया तो ये मीटर आ गया। अब जो मीटर में हमें सेंटीमीटर, तो हमें इसमें 100 का मल्टीप्लाई और कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 132 से 132 आपके कट गए, बचा क्या 1 2 3 4 5 यानी 10 की पावर 5 रिवोल्यूशन लगाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ये आपका गलत इसने किया है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 है कि इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, यानी थीटा एक एक्यूट एंगल है और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा आपका 2 है, देन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा। देखो इसको हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं कि टेन थीटा कॉट थीटा आपका 2 कब होगा, जब थीटा की वैल्यू π/4 होगी, क्योंकि एक्यूट एंगल है तो कहीं ना कहीं 0 और 90 के बीच में, और टेन थीटा भी 1 होता है, कॉट थीटा भी 1 होता है, कहीं ना कहीं थीटा हमारा जो है वो क्या है π/4 के बराबर है, जिसको हम 45 बोलते हैं। तो हमें क्या चाहिए, साइन 45 की क्यू की प्लस कॉस क्यू 45 की वैल्यू चाहिए। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 का क्यू प्लस का 1/√2 का क्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ आपके लिए। तो जो 1/√2 यानी जो हो जाएगा 1/2√2 प्लस का 1/2√2, एलसीएम सेम है तो 2/2√2। देखो 2 से आपका 2 से 2 √2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमारा अगर ऐसे ऑप्शन में कोई मैच नहीं कर रहा, अगर 2 से 2 काट देंगे तो 1/√2 भी हमारा कहीं मैच नहीं कर रहा, तो हम ऑप्शन मैच कराने के लिए ऊपर वाले को लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, √2 को लिख सकते हैं, √2 इंटू में √2 अपॉन में 2√2, √2 से √2 कट गया तो बचा क्या √2 अपॉन में 2, यानी ए से हम सब ऑप्शन जो है हमारा सी मैच कर गया। थोड़ा सा दिमाग चलाना था, ठीक है, और कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, सी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा था रेशियो इन विच लाइन 3x प्लस बाई -9 इक्वल टू 0, यानी कि आपको यहाँ पर रेशियो बताना है, अल्फा बीटा की वैल्यू बतानी है। चलिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ कॉपी पर। चलिए क्वेश्चन में उतार लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि आपको बताना कि ये लाइन दे रखी है 3x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0, डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। आपको किस लाइन सेगमेंट किस पॉइंट में जॉइनिंग करेगी, यानी पॉइंट आपको दे रखा है ए यानी कि 1,3 और बी पॉइंट दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, बी पॉइंट आपको दे रखा है, मैंने क्वेश्चन छुपा लिया 2,7, ठीक है। और मान लो कोई पी पॉइंट है जो एक्स और वाई आपका क्या कर रहे हैं, इन दोनों पॉइंटों को डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको इनको मैंने मान लिया लेट कर लिया कि जो डिवाइड कर रहा है अल्फा रेशियो 1 में कर रहा है, तो ये अल्फा कर रहा है, ये 1 कर रहा है। तो आपकी बड़ी एक्स की वैल्यू क्या होगी, बड़ी एक्स की वैल्यू होगी mx2। आपने फॉर्मूला होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ,
और एक्स इक्वल टू होता है एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन में एम प्लस एन, और बड़ी वाई की वैल्यू होती है एम बाई टू प्लस एन बाई वन अपॉन में एम प्लस एन। तो इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हुए मैं क्या करता हूँ, ये सॉल्व करता हूँ। तो एक्स की वैल्यू आएगी अल्फा इंटू टू, टू अल्फा, अल्फा इंटू टू, टू अल्फा, और वन इंटू वन, वन अपॉन में अल्फा प्लस वन, यानी ये बड़ी एक्स की वैल्यू आ गई। बड़ी वाई की वैल्यू आ गई अल्फा इंटू सेवन, सेवन अल्फा, अल्फा इंटू वन इंटू थ्री यानी कि थ्री अपॉन में अल्फा प्लस वन। देखो एक्स और वाई आप ये लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक्स वाई इसमें हम पुट कर देंगे, यानी ये पॉइंट जो ना है इसमें पुट कर देंगे, मिलेगी अल्फा की वैल्यू। तो जो हो जाएगा थ्री इंटू टू अल्फा, थ्री इंटू टू अल्फा, थ्री इंटू टू अल्फा प्लस वन अपॉन में अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस वन, और आगे क्या है प्लस का बाई, तो जो हो जाएगा सेवन अल्फा प्लस थ्री अपॉन में अल्फा प्लस वन, और माइनस का नाइन इक्वल टू जीरो। अब कुल मिला के इसको सॉल्व करना है, तो जो थ्री का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा थ्री टू या सिक्स अल्फा प्लस का थ्री अपॉन में अल्फा प्लस वन, और प्लस का सेवन अल्फा प्लस का थ्री अपॉन में अल्फा प्लस वन, और नाइन उधर भेज देना तो प्लस का नाइन हो जाएगा। अल्फा प्लस वन आपका एलसीएम आ जाएगा, तो जो हो जाएगा सिक्स अल्फा प्लस का थ्री प्लस का सेवन अल्फा प्लस का थ्री इक्वल टू नाइन अल्फा प्लस का नाइन। अल्फा एक तरफ कर लो, वैसे एक तरफ कर लो, तो जो सात और छः तेरह अल्फा, और माइनस के नाइन अल्फा इक्वल टू नाइन, और तीन छः, तीन और तीन छः इक्वल टू माइनस का छः। तो तेरह अल्फा में से नौ अल्फा गए तो चार अल्फा, और नौ में छः गए तीन, तो अल्फा की वैल्यू आ गई थ्री बाई फोर, यानी कहीं ना कहीं वो 3:4 में आपको डिवाइड करेगा, 3:4 में आपको डिवाइड करेगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 26 नंबर, एक्स माइनस वन इज ए फैक्टर ऑफ ए पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, एक्स क्यू प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस के टू वी एंड ए प्लस बी इक्वल टू फोर, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, चलिए करते हैं। आपको क्या दे रखा है कि एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है, यानी कि एक्स इक्वल टू वन, ठीक है, एक्स इक्वल टू वन जो वैल्यू हो गई, यानी एफ ऑफ वन इक्वल टू इस फैक्टर को क्या करेगी, जीरो करेगी, क्योंकि फैक्टर है। तो पी ऑफ एक्स, यानी यहाँ पी है तो पी लिख दे रहे, पी ऑफ एक्स आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, पी ऑफ एक्स दे रखा है एक्स क्यूब प्लस का ए एक्स स्क्वायर प्लस का टू बी, और दे रखा है एक इक्वेशन दे रखी है ए प्लस बी इक्वल टू फोर है। अगर एक्स इक्वल टू वन इसका फैक्टर है, तो पी ऑफ वन जो होगा वो क्या होगा, इक्वल टू जीरो होगा, हाँ या ना। तो पी ऑफ वन हम यहाँ निकाले थे, तो पी ऑफ वन जो हमारा वो निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा, वन यहाँ पुट करते हैं, तो वन का क्यूब वन प्लस का वन का स्क्वायर वन इंटू ए वन प्लस का टू बी, ठीक है। तो पी ऑफ वन इक्वल टू जीरो है, तो जो हो जाएगा ए प्लस टू बी प्लस का वन इक्वल टू जीरो, यानी ए प्लस का टू बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन। एक इक्वेशन से एक इक्वेशन से दोनों को हम सॉल्व करते हैं सॉरी। तो जो जाएगा ए प्लस बी इक्वल टू फोर, ए प्लस टू बी इक्वल टू माइनस वन। हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट गया, माइनस के टू बी में से बी गया तो माइनस का बी, और माइनस माइनस प्लस का, तो जो हो जाएगा फोर एक फाइव, तो बी की वैल्यू आ गई माइनस फाइव, माइनस फाइव यहाँ रखेंगे तो ए की वैल्यू जो उधर जाएगा तो हो जाएगा नाइन। तो ए की वैल्यू नाइन और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस फाइव आ जाएगी, यानी बी ऑप्शन जो होगा बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, कह रहा है इफ ए एंड वी आर टू को प्राइम नंबर देन ए क्यू एंड वी क्यू आर। देखो ए वी आपके दो को प्राइम नंबर हैं, तो बताइए ए क्यू वी क्यू क्या होगा। मान लो लेट सपोज मेरे को प्राइम नंबर है 1,2, क्योंकि एवरी कंजुगेटिव नंबर आर को प्राइम नंबर, तो 1 का क्यू करूंगा तो मेरा 1 आएगा, बी का क्यू 2 का क्यू करूंगा तो 8, और 1,8 में भी कॉमन फैक्टर देखूंगा तो 1 आएगा। तो कहीं ना कहीं अगर दो को प्राइम नंबरों का अगर मैं क्यूब करूंगा तो वो भी हमेशा को प्राइम नंबर ही रहेंगे। 27 आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द एरिया ऑफ ए स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ ए एरिया 14087, यानी कि एक सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, उस सर्कल का एरिया आपको दे रखा 1408/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि उस स्क्वायर का एरिया क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा समझा देता हूँ। चलिए, तो मैंने बना लिया है कि एक स्क्वायर सर्कल है जिसके अंदर स्क्वायर है, तो स्क्वायर जो सर्कल की रेडियस होगी वो कहीं ना कहीं इसके डायगोनल को आधा बाइसेक्ट करेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सर्कल का जो हमें एरिया दे रखा है वो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है
यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू हमें दे रखा है 108/7। अब यहाँ से हमारी जिम्मेदारी होगी कि आर की वैल्यू निकालना। तो आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं, सॉल्व करते हैं। बाई की वैल्यू होती है 22/7 आर स्क्वायर इक्वल टू 1408/7। 7 से 7 कट गया तो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1408/22। तो ये आपका 22 2 से कट जाएगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, 2 7 जा 14, 0 2 4 जा 8। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 704/11। तो आपका जो हो जाएगा 11 बन जा 11, 11 बन जा 11, 11 6 जा 66, कितने बचे 66 4 बचे, 11 4 जा 44। तो आर की स्क्वायर इक्वल टू आ गया 64। तो आर की वैल्यू जो आ गई वो आ गई बेटा 8, क्योंकि माइनस की वैल्यू नहीं होगी क्योंकि रेडियस कभी नेगेटिव नहीं होती। तो ये भी 8 और ये भी 8। तो हमें साइड का स्क्वायर पता है, एरिया का स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एरिया का स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड यानी ए स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी 90 डिग्री ये बनना है। तो हाइपोटेनियस इसकी ए है, परपेंडिकुलर इसका ए है और बेस भी इसका ए है। परंतु ये आर जो आ गया हमारा, ये आर है, ये आर है। तो ये आपका 8 आ गया। तो जो हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो है हमारा ऑलरेडी साइड इंटू साइड है, ठीक है। तो हम यही आंसर हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस का 64। तो ए स्क्वायर की वैल्यू आएगी 448 और 6 6 12, 128 मीटर जो भी यूनिट होगी, यूनिट का स्क्वायर, ठीक है। 128 आंसर इसका हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 128, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है ए बी सी आर दी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी देन द ए बी सी इज, यानी कि जो आपकी वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल है तो आपको बताना है कि ए बी सी क्या होगी। जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस भी होगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। तो आपको इसको सॉल्व करना होगा दो डिस्टेंस फॉर्मूले की मदद से। आपके लिए होमवर्क है, इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, जिन्हें सी लगाया होगा वो सही होगा। इसको मैंने सॉल्व कर लिया, फिलहाल आपके लिए ये कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ देखो, आपको ये रिलेशन दे रखा है जहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का के प्लस 6 एक्स प्लस का 2 के माइनस 1 और अल्फा प्लस बीटा में रिलेशन दे रखा है। तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन बी। तो मैं यहाँ से कंपेरिजन कर रहा हूँ, ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है माइनस का के प्लस 6 और सी की वैल्यू है बेटा आपकी 2 इंटू 2 के माइनस 1, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू होता है माइनस के बी अपॉन ए। तो जो हो जाएगा प्लस का अल्फा प्लस माइनस माइनस प्लस के प्लस 6, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 के प्लस माइनस 1। उठा के इस कंडीशन को यहाँ रख दो, अल्फा प्लस बीटा यानी के प्लस 6 इक्वल टू 1/2। अल्फा बीटा की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई में 2 के माइनस 1, 2 से 2 कटा तो हो जाएगा के प्लस 6 इक्वल टू 2 के माइनस 1। के इधर ले आओ, जो उधर ले जाओ, तो 2 के इधर आएगा तो माइनस का के हो जाएगा, 6 उधर जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। माइनस से कट गया तो के की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। के की वैल्यू 7 यानी बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन द 2 इंटू 5 की पावर n प्लस 6 की पावर n ऑलवेज एंड। तो n अगर नेचुरल नंबर तो n बिलोंग करेगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो मैं इसमें यहाँ पहले 1 रखूंगा तो 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 यानी 5 प्लस का 6 की पावर 1 6, तो 6 5 11 2 22। तो कहीं ना कहीं आपका 2 पर एंड हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 कह रहा था लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट पी क्यू इज डिवाइड द वाई एक्सिस। देखो ये क्वेश्चन है आपका, P और Q दो पॉइंट हैं। मैंने P बना लिया माइनस के 3,2 और J बना लिया 5,7 और इसको जो है ना वो डिवाइड कर रही है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस डिवाइड कर रही है तो कहीं ना कहीं X जो होगा वो 0 होगा और Y आपका पॉइंट हो गया। तो आपको बताना किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो मैंने मान लिया अल्फा रेशियो 1 में डिवाइड करेगी। तो बड़ी X इक्वल टू होगा, अभी फॉर्मूला बताया था, बड़ी X इक्वल टू होगा 5 अल्फा प्लस माइनस का 3 अपॉन में अल्फा प्लस 1 और x की वैल्यू जो दे रखी है वो 0 दे रखी है। जे पहुंच जाएगा बेटा 0 में, तो जो हो जाएगा 5 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 5 अल्फा इक्वल टू 3, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 3/5 यानी 3/5 में डिवाइड करेगी। किस में करेगी, 3/5 में डिवाइड करेगी। यानी ऑप्शन जो होगा आपका डी हो जाएगा। डी ऑप्शन 3/5 सही होगा, ये गलत है।
डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इफ ए कॉट थीटा प्लस बी कॉसेक थीटा इक्वल टू पी है एंड बी कॉट थीटा प्लस ए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू है, तो वैल्यू बताइए पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ इसको। चलिए तो ऑप्शन को देखते हुए करते हुए चल रहे हैं, कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर मानना है और हमें यहाँ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना। तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कब मिलेगा, जब हम इनका होल स्क्वायर करेंगे। तो चलिए हम दोनों इक्वेशनों को बोथ साइड होल स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस का बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2ab 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा ठीक है इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पहली इक्वेशन। इसी प्रकार हम इसका करेंगे तो जो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab कॉट थीटा कॉसेक थीटा इक्वल टू क्यू स्क्वायर। अब हमें पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए, तो हम इस पूरी इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आपका ए जो आपका पूरा टर्म कट जाएगा। हम क्या करना है, ए के साथ ए वाला टर्म लिख ले रहे हैं, बी के साथ बी वाला टर्म लिख रहे हैं। ठीक है, ए के साथ ए वाला टर्म और बी के साथ बी वाला टर्म। तो हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, इधर ये पूरी इक्वेशन में माइनस होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ पर है, तो ए स्क्वायर वाला लिखना है तो जो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस होगा ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस होगा बी स्क्वायर कॉटेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉटेक स्क्वायर थीटा जो आपका माइनस होगा इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आपका ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है हमें, अब यहाँ से हमें ए कॉमन लेना है, तो ए स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, बचा क्या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचा क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखो अगर यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो जो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस बाहर आ जाएगा प्लस का बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो जो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर इंटू 1 और जो होता है 1 तो प्लस का बी स्क्वायर इंटू 1 इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर। तो जो हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू जो आएगी वो आएगी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, इसका ये गलत है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज हाफ टू द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। यानी कि आपसे बोला है कि पेरीमीटर किसी भी सर्कल का आधा है किसके स्क्वायर के। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 4 इंटू ए। पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2 पाई आर। अब इनने क्या किया है कि सर्कल का जो पेरीमीटर ऑलरेडी आधा है तो हमें इसको आधा करना है, तो 1/2 4a इक्वल टू 2 पाई आर इक्वल हो गया 2 यानी 2a इक्वल टू 2 पाई आर। 2 से आपके 2 कट गए तो a इक्वल टू वैल्यू आ गई पाई आर, a की वैल्यू क्या आ गई पाई आर। अब इनका सर्कल का एरिया ऑफ सर्कल का रेशियो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ए की वैल्यू हमें पता है, ए की वैल्यू क्या है पाई आर, तो जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, पाई से पाई कट गया यानी 1 पाई, तो जो हो जाएगा 1/22/7 7 ऊपर पहुंच जाएगा तो जो हो जाएगा 7/22 आंसर 7/22 यानी डी ऑप्शन होगा, नॉट बी। अगला क्वेश्चन 35 में आपको कह रखा अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। एक डाइस है जिसको 2 बार टॉस किया जाता है, रोल किया जाता है। अ डाइस इज रोल्ड ट्वाइस द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम। तो आपको बताना कि 5 एक भी बार ना आए, तो 5 कितनी बार नहीं आएगा, 5 एक बार 1 5 होगा, एक बार 2 5 होगा,
एक बार 3 5 होगा, एक बार 4 5 होगा, एक बार 5 5 होगा, एक बार 6 5 होगा, और एक 5 कब आएगा? 5,1 होगा, 5,2 होगा, 5,3 होगा, 5,4 होगा, 5 5 ले लियो, 5,6 होगा। तो टोटल आउटकम कितने हो गए? जितनी बार नहीं आएगा, यानी कि डाइस रोल द प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, किसी भी टाइम 5 ना आए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/36, यानी 5 आने की। तो 1 में से माइनस कर दो 11/36, तो हो जाएगा 36 माइनस 11 अपॉन में 36। तो 6 में से 1 गया, 5 बचा, 3 में से 1 गया, 2 बचा, अपॉन में 35। तो ऑप्शन डी सही है, 25/36 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 36, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 2400, यानी कि दो नंबरों का एलसीएम जो है वो 2400 है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी देयर एचसीएफ, तो इनमें से कौन इसका एचसीएफ नहीं है, हाईएस्ट कॉमन नहीं है। तो हमें पता है कि एलसीएम जो होता है वो दो नंबरों का मल्टीपल होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कहीं ना कहीं उनका एचसीएफ जो होगा इन नंबरों से कहीं ना कहीं एलसीएम कट रहा होगा, यानी कि 300 से जे भी कट जाएगा, जे भी कट जाएगा, जे भी कट, यानी 500 से नहीं कटेगा, तो वो नंबर सी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्वेश्चन दिख रहा है कि जिसमें आपको दे रखा है एक साइड जिसमें आपको ए सी बराबर दे रखा है, ए सी बराबर दे रखा है, सॉरी परपेंडिकुलर टू ए सी पर कुछ लाइन है जो आपकी पी ए लाइन है, आर सी लाइन है जो परपेंडिकुलर है, और एक क्यू बी लाइन है जो भी परपेंडिकुलर। तो इसमें एक्स इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जेड इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो आपको बाई की वैल्यू पूछी है। तो आपको पता है, अगर आप देखो इन ट्रेंगल पी ए सी और इन ट्रेंगल क्यू बी सी, तो आप कह सकते हो कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और आप कह सकते हो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन, और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगर किसी दो ट्रेंगल में दो एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होता है, यानी ये ट्रेंगल कैसे हैं? सिमिलर हैं, यानी कि ये ट्रेंगल आपके कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। सिमिलर ट्रेंगल होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो यहाँ से क्या कह सकते हो? यहाँ से कह सकते हो कि क्यू बी, यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे कह सकते हो कि क्यू बी अपॉन में पी ए, सॉरी मैंने गलत कर दिया, क्यू बी अपॉन में पी ए, और क्यू बी अपॉन में पी और बी सी अपॉन में ए वी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दी, तो क्यू बी की वैल्यू दे रखी है वाई और पी की वैल्यू दे रखी है एक्स इक्वल टू बी सी अपॉन में ए वी। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलो। अब ऐसी सेम टू सेम इस वाले ट्रायंगल में, पूरे इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में देखिए, तो देखो एंगल सी बराबर है एंगल बी के, एंगल एक कॉमन है तो ये ट्रायंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से कंडीशन क्या आएगी? यहाँ से आएगा क्यू बी अपॉन में आर जेड, और ए बी क्यू बी अपॉन में आर जेड और ए वी अपॉन में ए सी। ए वी अपॉन में क्या हो जाएगा? ए वी अपॉन में हो जाएगा क्यू बी अपॉन में, यानी ये वाला ट्रायंगल हमने पूरा लिया तो ये क्यू बी अपॉन में आर जेड, और इस वाले ट्रायंगल का पहले लिया इस वाले का, तो हम इसी का पहले लेंगे, तो जो हो जाएगा ए वी अपॉन में ए सी। ठीक है, तो क्यू बी हमें कितना दे रखा है? क्यू बी दे रखा है वाई, और आर जेड दे रखा है, और आर सी दे रखा है आपको जेड। ठीक है, तो जो हो गई इक्वल टू ए वी अपॉन में ए सी, दूसरी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे? दोनों इक्वेशनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इन दोनों, मैं इसको पलट भी सकता हूँ क्योंकि ऊपर, या फिर इसको भी पलट सकता हूँ मैं, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ जेड अपॉन में वाई इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी, में कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड को मैं क्या करूँगा? जोड़ूंगा, तो जो हो जाएगा वाई अपॉन में एक्स प्लस का जेड अपॉन में वाई इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी प्लस का बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, तो ए बी मेरा एलसीएम है, तो वाई अपॉन में एक्स प्लस का जेड अपॉन में वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी मेरा एलसीएम आ गया, ए सी प्लस का बी सी, तो जो हो जाएगा आपका वाई अपॉन में एक्स प्लस का जेड अपॉन में वाई इक्वल टू
ये आपकी लाइन कितनी हो गई, जो आपकी ए वी हो गई, ए सी अपॉन में बी सी आपकी क्या दे रखी है, आप देख लीजिए ए वी और बी सी आपकी ए वी दे रखी है, तो ए वी अपॉन में ए वी आपकी जो हुई वो कट गई, तो क्या बचा वाई अपॉन में एक्स प्लस का जेड अपॉन में वाई इक्वल टू 1 बचा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट कर लो। वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, वाई की वैल्यू निकालनी थी, एक्स की वैल्यू 8, एक्स की वैल्यू आपको वाई अपॉन में 8 प्लस का 6 अपॉन में वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, तो जो हो जाएगा वाई स्क्वायर वाई अपॉन में 8 इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 6 अपॉन में वाई, तो जो हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 छिंगे 48। देखिए एक बात बारह देखिए, तो हमारा क्या आ गया, एक्स अपॉन में वाई प्लस जेड अपॉन में वाई इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी, तो जो हमारा कॉमन हो गया बी सी ए भी हमारा ए सी हो गया, तो ए सी से ए सी कट गया, तो हमने क्या किया यहाँ कॉमन लिया, तो बाई जेड एक्स हो गया, तो हमने यहाँ से कैलकुलेट करके क्या किया, एक्स वाई की वैल्यू पुट की, एक्स की वैल्यू 8 6, तो ये कट गया, तो 48 अपॉन में 14 यानी कि आंसर आपका 24 अपॉन में 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका जो होगा वो डी ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 दे रखा है, इन ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल ए इक्वल टू एक्स डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 3x माइनस 2 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू वाई डिग्री, और एंगल सी माइनस बी आपको दे रखा है 9 डिग्री। तो बताइए द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल। एक ट्रेंगल है जिनके तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री, तो कहीं ना कहीं एक्स डिग्री प्लस का 3x माइनस का 2 डिग्री और प्लस का वाई डिग्री इक्वल टू 180 होगा। तो एक्स कितने हो गए, 3x हो गए, सॉरी 4x हो गए, 4x और प्लस का y डिग्री और इक्वल टू जाएगा, तो जो प्लस का हो जाएगा 182, यानी कि एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। और एक आपको दे रखा है एंगल C माइनस एंगल B। एंगल C आपको कितना दे रखा है, एंगल C दे रखा है आपको y और एंगल B दे रखा है माइनस, यानी माइनस के 3x और प्लस का 2 इक्वल टू 9, यानी माइनस का 3x इक्वल टू जो उधर जाएगा तो प्लस का और माइनस का हो जाएगा 7, यानी y माइनस, अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले लोगे तो 3x माइनस वाई इक्वल टू दे रखा है -7, उठा के यहाँ रखो तो जो हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू -7, ये खत्म हो गया। 4x और 3x कितने हो गए, 7x, और 12 में 7 गए 5, यहाँ से यहाँ चला गए, यहाँ बचा 7 और 175, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 175/7, 7 एक 7, 7 दूनी 14, 3 बचे 7 पंजे 35, तो x की वैल्यू जो आई वो आई 25, x की वैल्यू 25 आई। उठा करके हम कहाँ रखेंगे, y में रख देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, तो y की वैल्यू आएगी 3 × 25 इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू जो आएगी 25 75, 75 उधर जाएगा तो 75 प्लस का 7, तो y की वैल्यू जो आएगी 7 5 12 की 2 हासिल लगी 1, 7 1 8, यानी कि 82 डिग्री, यानी y जो होगा वो 82 डिग्री का होगा। वो एंगल कितनी कितनी डिग्री के होंगे, यानी एंगल ए जो होगा बेटा x डिग्री यानी 25 डिग्री का होगा, एंगल ए x डिग्री का है, और एंगल बी जो होगा वो है 3x माइनस 2 डिग्री का, यानी एंगल बी जो है वो 25 75 -2 यानी कि 73 डिग्री का होगा। और एंगल सी तो आपको पता ही है 22 डिग्री है, यानी कि 82 डिग्री का होगा। अब आपसे पूछा क्या था, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल है बेटा आपका 82 और छोटा है 85, तो आपका 82 प्लस का 25 कितना होगा, 5 2 7 8 2 10, 107 डिग्री का होगा, यानी ऑप्शन जो होगा वो ए हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 आपको क्या दे रखा है, 39 दे रखा है, मैं उतार लेता हूँ, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू दे रखा है पी। तो आपको बताना है कि टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। देखो इसको डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, हमें यहाँ पे सेक थीटा टेन थीटा दे रखा है, तो यहाँ एक प्रॉपर्टी आती है, वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं, इक्वल टू बेटा 1 होता है, तो इसको हम खोज सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमें प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और इसको लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू 1। ये हमें पी दे रखा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा
इक्वल टू हो जाएगा पी उधर जाएगा 1/p, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो हमें टेन थीटा चाहिए, अगर ये हमने प्लस कर दिया तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, यानी सेक थीटा मिल जाएगा, तो हमें से माइनस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम वन से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो जो हो जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और माइनस का सेक थीटा और प्लस का टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p माइनस 1/p। क्या हुआ, सेक थीटा से टेक थीटा कटेगा, टेन थीटा डबल ऑफ टेन थीटा, ठीक है, जो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस का 1/p। तो टेन थीटा की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के 1/2p, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इस प्रकार दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 45 आर बेस्ड सी केस ऑफ स्टडी है, तो आप बुक स्टोर शॉपकीपर गिव्स बुक ऑन ए रेंट फॉर अ रीडिंग। ऐसे क्वेश्चन आपको लीनियर पेयर इक्वेशन में काफी मिले थे। कह रहे हैं कि एक बुक स्टोर शॉपकीपर है जो बुक जो है ना रीडिंग के लिए रेंट पे देता है, किराए पर देता है। वेराइटी ऑफ बुक इन इज स्टोर रिलेटेड टू फिक्शन स्टोरीज आपको ETC। ही टेक्स फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 2 days, यानी फर्स्ट 2 days के वो फिक्स चार्ज लेता है, फर्स्ट 2 days के फिक्स चार्ज है, उसके फर्स्ट 2 days के फिक्स चार्ज हैं। एडिशनल चार्ज जो हैं वो सब्सटेंट देते हैं, यानी कि एडिशनल चार्ज उसको सब्सटेंट देने पड़ेंगे जितने दिन वो रखेगा। तो एक अमृता है, अमृता करती है वो कितने रुपए पे करती है, अमृता करती है वो 22 रुपये पे करती है फॉर अ बुक एंड केप्ट फॉर 6 days, और वो 6 दिन किताब रखती है, 6 दिन किताब रखती है। वाइल राधिका पेड ₹16 फॉर, जबकि राधिका 16 रुपये पे करती है, 16 दिन जो डे है 16 दिन पे करती है, और जो बुक रखती है वो 4 दिन रखती है। उसने कह रखा है एज्यूम द फिक्स चार्ज x, यानी फिक्स चार्ज जो है आपको x करना है और एडिशनल चार्ज y करना है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द अबव आंसर फॉलोइंग द सिचुएशन ऑफ द अमाउंट पेड बाय द राधिका इज एलिजिबल। राधिका ने रखी 4 दिन, यानी पहले 2 दिन का तो फिक्स है x, 4 दिन, अब कितने बचे 2, यानी 2y इक्वल टू वो कितना देगा, कितने रुपए देगी 16। तो आपकी इक्वेशन बनेगी x + 2y इक्वल टू 16, यानी डी ऑप्शन आपका हो जाएगा x + 2y इक्वल टू 16। इसी के आगे अगला क्वेश्चन, अगला है द सिचुएशन ऑफ अमाउंट पेड बाय अमृता। अमृता कितने दिन रखती थी 6 डे, ठीक है। फिक्स चार्ज था उसका x, और एडिशनल चार्ज हो गए 4y, x + 4y, वो कितने देती है 22 रुपये। तो x + 4y इक्वल टू 22 हो जाएगा। दूसरा 2 इक्वेशन बन गया, व्हाट आर द फिक्स चार्ज फॉर अ बुक, यानी कि x की वैल्यू क्या है, तो आपको पता है कि x + 2y इक्वल टू है 16, सॉल्व कर रहे हैं यहीं, और x + 4y इक्वल टू है 22, माइनस कर दी, ये कट गया, 2y में से 4y गए माइनस के 2y, 16 में से 22 गए तो 12 में 6 गए 6, माइनस के 6 बचेंगे, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू 3, y की वैल्यू आ गई 3, उठा के कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रख देंगे, तो जो हो जाएगा x इक्वल टू 22 माइनस 12, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 10, यानी फिक्स चार्ज था वो तब भी 10 था। व्हाट द एडिशनल चार्ज ई सफिशिएंट फॉर डे 4, तो एडिशनल चार्ज था 3 रुपये, यानी ऑप्शन डी हो गया आंसर। 45 व्हाट इज द टोटल अमाउंट पेड बाय बोथ इफ द बोथ देम हैव केप्ट द बुक 2 more days, अगर 2 दिन अधिक और रखते तो कितने रुपए वो और देते, यानी कि अभी वो एडिशनल चार्ज हो जाएगा, यानी उनने 6 दिन के दिए थे, एक ने 6 दिन के दिए थे 22 रुपये और एक ने 4 दिन के दिए थे 16 रुपये, यानी कि आपके 2 दिन यानी 6 रुपये जुड़ जाते, यानी इसको देने पड़ते 28 रुपये और इसको देने पड़ते 16 में 6 जुड़े जाते तो 22 रुपये, यानी कि 16 + 6 22 रुपये इसको देने पड़ते, ठीक है। तो दोनों को रुपए कितने देने पड़ते 28 + 22, 8 2 10 के 0, यहाँ से लगे 2 2 4 1 5, यानी 50 रुपये, यानी कि ऑप्शन सी 50 रुपये इन्हें देने पड़ते, दोनों को 50 रुपये देने पड़ते। अगला जो है वो भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, वो भी हम करते हैं, चलिए देखते हैं क्या है। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर स्टडी 2, कह रहा अ फार्मर हैज फील्ड इन द शेप ऑफ द ट्रेपेजियम, यानी एक फार्मर है उसके पास फील्ड है जो ट्रेपेजियम का शेप है, हुज मेड विद ए स्केल 1 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 मीटर, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू है वो 20 मीटर है। तो आप बोल सकते हो कि 1 मीटर इक्वल टू 1/20 इज गिवन बिलो, देन द फील्ड 4 पार्ट ऑफ द जॉइनिंग, इस तरीके का फील्ड है। तो आपसे बोला बेस्ड ऑफ द इन्फॉर्मेशन आपको ये बताना द 2 ट्रायंगल रीजन AOB एंड COD आर, यानी कि
ए ओ बी और सी ओ डी कैसे रीजन है, तो एंगल ओ जो है एंगल ओ के इक्वल है और एंगल सी एंगल ए के इक्वल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल तो पैरेलल लाइन के बीच में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, तो ये आपके सिमिलर है बाई ए रूल से। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में कहा गया है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी एंड ट्रेंगल ए ओ सी ओ डी का रेशियो क्या होगा, यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर रेशियो के बराबर होगा, यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड जे है, तो इसका ए किसका पूछा है, आपको पूछा है ए ओ बी, यानी ए ओ बी ऊपर रहेगा, यानी ए ओ बी यानी जो होगा 25 स्क्वायर अपॉन में 100, 25 एकन 25, 25 चौक 100, 1:4 होगा। ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा 1:4। 48 क्वेश्चन देखो, इफ द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एओबी टू द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सीओडी वुड 1:4, देन अगर द रेशियो ऑफ द पैरामीटर ट्रायंगल, यानी इनका पैरामीटर क्या होगा, तो पैरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है इफ द रेशियो ऑफ द पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एओबी टू द ट्रायंगल ऑफ सीओडी वुड हैव बीन 1:4, देन ए वी क्या होगा, अगर इनका पेरीमीटर 1:4 है तो आपको ए वी लेंथ बतानी है कि ए वी जो होगी वो 4 टाइम्स सी डी होगी, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, इफ ट्रायंगल इन ए ओ डी इक्वल टू बी ओ सी, ए ओ अपॉन में बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन में बी ओ इक्वल टू ओ डी अपॉन में ओ सी, देन ये ट्रायंगल यानी सारी चीज ट्रायंगल है तो आपको ये सिमिलर ट्रायंगल होगा, यानी ए ओ डी ट्रायंगल बी ओ सी के सिमिलर होगा, बी ठीक है, एओडी जो होगा वो बीओसी के सिमिलर होगा। अगला क्वेश्चन, इन द रेशियो ऑफ द एरियाज टू सिमिलर ट्रायंगल एओबी सीओडी 1:4, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर 3:4, द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड हैव द 1:4, द मीडियंस हैव द 1:4, सी ऑप्शन इसका क्लियर हो जाएगा। हालांकि उम्मीद करता हूँ मैंने तो पेपर पूरा सॉल्व कराया, आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें और अपने सारे दोस्तों को भेज दें, जिससे कि सारे जो है अपने क्वेश्चनों को चेक कर सकें। धन्यवाद।